हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर हमें किसी देश की संस्कृति या उसके इतिहास के बारे में जानना हो तो जो प्राचीन अवशेष मौजूद होते हैं किसी देश के अंतर्गत उसके संग्रहालय में या किसी और जगह पर संरक्षित किए गए होते हैं, उनको देख करके बहुत सारी जानकारियां हमको उस दौर की, उस समय काल की, उस संस्कृति की मालूम पड़ जाती है। लेकिन एक दौर था औपनिवेशिक काल, जिसको हम कहते हैं बड़े स्तर पर कई वर्षों तक चला, कई 100 साल उसमें बीते, और जिन देशों ने उस वक्त उस ताकत को हासिल किया और दूसरे देशों को अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी, अपना गुलाम बनाया, उनकी संस्कृति में मौजूद उन बहुत सारे पुरावशेषों को वो अपने साथ लेकर के चले गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि उस देश के अंतर्गत अवैध रूप से उन अवशेषों की चोरी हुई, उनकी तस्करी हुई और दूसरे स्थानों पर उन्हें भेज दिया गया। आज के समय में भी हम ऐसी कई सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण अभी सामने आया है जहां पर अमेरिका के अंतर्गत एक म्यूजियम में कुछ प्राचीन वस्तुओं की जब प्रदर्शनी लगाई गई तो ये पता चला कि उन वस्तुओं में से कई सारी ऐसी हैं जो भारत से संबंधित हैं। उन वस्तुओं की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में कुछ लोगों को सजा भी सुनाई गई है। तो अब एक सवाल ये होता है कि हम विदेशों से अगर अपनी उस संपत्ति को हम पहचान पाते हैं तो हम उनको वापस कैसे ला सकते हैं, इसके लिए क्या नियम है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत कैसे इन्हें वापस ला सकता है, हमारे देश में कौन कौन से कानून मौजूद हैं जो इसके संदर्भ में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कानून मौजूद हैं जो इस संबंध में कोई बात कहते हैं, किस तरीके से हम इस व्यवस्था में अपने उन अवयवों को, अपने उन पुराविशेषों को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ये एक सवाल है। तो यही टॉपिक है आज का हमारा, विदेशों से कैसे वापस आएंगे भारतीय पुराविशेष। ठीक, चलिए शुरू करें इसको। और न्यूज है एंटिक्विटीज अब्रॉड व्हाट इंडियन इंटरनेशनल लॉस सेज। तो पुराविशेष, पुरातन अवशेष, कई सारे नामों से हम इन्हें बुला सकते हैं। एंटिक्विटीज का मतलब ही होता है प्राचीन अवशेष। तो व्हाट इंडियन इंटरनेशनल लॉ से जुड़े हुए जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो क्या कहते हैं। खबर में हम चर्चा करेंगे कि पुरावशेष क्या है और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्या कहती हैं, भारतीय कानून इसके संदर्भ में क्या कहते हैं। स्वामित्व अगर कोई अपना सिद्ध कर रहा है, मान लीजिए विदेशों में पता चला कि कोई चीज रखी हुई है और भारत ने कहा ये हमारी है, या फिर अफ्रीका के किसी देश ने कहा कि लंदन में रखी कोई कलाकृति उनके देश से ले जाई गई है, तो कैसे सिद्ध होता है। इसके अलावा अगर कोई नकली पुराविशेष है तो उसकी जांच कैसे होती है, और क्या भारत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस ला सकता है, किस तरह से ला सकता है, एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। यह विषय जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। कला एवं संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत उन सभी प्राचीन वस्तुओं को हम शामिल कर सकते हैं, उन अवशेषों को शामिल कर सकते हैं जो किसी भी देश की विरासत होती है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते उस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं ताकि उन वस्तुओं को किसी देश के द्वारा आग्रह किए जाने पर वापस लाया जा सके। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट एंड फाइनेंस अनकवर्ड ने एक जांच की है, और जांच के दौरान पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अंतर्गत जो कैटलॉग है वहां पर लगभग 77 आइटम शामिल हैं जिनका लिंक भारत के अंतर्गत एक तस्कर या अवैध इस तरह की सामग्री से जुड़े हुए लोगों से जोड़ा जा रहा है। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पुराविशेषों की जिन लोगों ने तस्करी की थी और निर्यात के लिए जो जिम्मेदार थे उनको तमिलनाडु की एक कोर्ट ने, एक न्यायालय ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है, और उनसे उनका नाम जोड़ करके देखा गया है और बताया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा कि अगर यहाँ उनको सजा मिली है, उनसे जुड़े हुए लोगों को अमेरिका के अंतर्गत सजा दी गई है, तो उन अवशेषों का क्या होगा, क्या हमें वो वापस मिल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो पुराविशेष से जुड़ा हुआ जो भारत के अंतर्गत कानून है वो क्या कहता है, इसमें किस तरीके से इन एंटिक्विटीज को शामिल किया गया है। इसका नाम है पुराविशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972। 1972 का कानून है जो 1976 में फिर लागू हुआ था। अभी हम आगे इस पर और बात कर लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका फ्रंट पेज है, इसमें दिया है पुराविशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों का निर्यात व्यापार रेगुलेट करने के लिए, यानी इनसे जुड़ा हुआ जो एक्सपोर्ट है, इनसे जुड़ा हुआ ट्रेड है, और अवैध तरीके से अगर किया जाता है तो उसको रेगुलेशन इस कानून के अंतर्गत है। पुराविशेषों की तस्करी और उनमें कपटपूर्ण संव्यवहार के निवारण के लिए भी इस कानून में नियम दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों में पुराविशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृतियों के रखे जाने और उनसे संबंधित अन्य जो नियम हैं इसके तहत आते हैं। अब इसका एक क्लॉज जो इसको परिभाषित करता है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए पुराविशेष जो शब्द है उसमें क्या क्या बातें शामिल है, किस चीज को हम पुराविशेष कहते हैं। पहले दिया हुआ है कम से कम
100 वर्षों से वो विद्यमान होना चाहिए। 100 वर्षों का समय, ये कोई सिक्का हो सकता है, कोई कलाकृति हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई प्राचीन लेख हो सकता है, शिल्पकारी हो सकती है, या फिर कोई अन्य कृति। दूसरा, किसी भवन से, हम देखते हैं कई बार कि कुछ भवनों से सामग्रियां मिलती हैं, गुफाओं से मिलती हैं, तो उनसे निकाली गई कोई वस्तु भी हो सकती है, पदार्थ या चीज भी हो सकती है। इसके अलावा कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जो कई युगों के विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, वहां की रूढ़ियों को, वहां के नैतिक आचार विचार को और संस्कृति को और राजनीति को दर्शाती हो। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु, कोई पदार्थ या कोई चीज। इसके अलावा या ऐसी कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जिसे केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इससे संबंधित पुराविशेष घोषित किया हो, और बाकी चीजें इसमें लिख दी गई हैं कि ये सभी चीजें पुराविशेष के अंतर्गत आएंगी। अब चूंकि यहां पर आपने इसका नाम देखा पुराविशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, तो बहुमूल्य कलाकृतियों को लेकर के भी बात है कि ये ऐसी मानवीय कलाकृतियां होंगी जो पुराविशेष तो नहीं है, लेकिन उनके कला और उनके सौंदर्य की दृष्टि के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसको बहुमूल्य कलाकृति घोषित किया हो। यानी दो बातें समझ में आई कि ऐसी चीजें जो काफी प्राचीन हैं, 100 वर्ष से अधिक, तो उनको हम मान सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार राजपत्र में जिस चीज को घोषित कर देती है प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए, फिर उसे हम बहुमूल्य कलाकृति और पुराविशेषों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब यह हुआ भारत का प्रमुख कानून जो आज के समय इन चीजों को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को का नाम हम जानते हैं, तो यूनेस्को कन्वेंशन 1970 में इससे जुड़ी हुई जानकारी शामिल की गई है। कन्वेंशन क्या कहता है कि सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात और निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को ये प्रतिबंधित करना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं। इसके अंतर्गत ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम है उनकी बात होती है। देखिए, सांस्कृतिक संपत्ति शब्द है इसमें, तो सांस्कृतिक संपत्ति क्या है? किसी देश के द्वारा निर्दिष्ट ऐसी संपत्ति जो उसने पुरातत्व के आधार पर निर्धारित की हो, प्रागैतिहास, इतिहास, साहित्य, कला या विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण मानी गई हो उस देश के द्वारा। इसके अलावा यह भी कहा है कि देशों के अंतर्गत जो सांस्कृतिक विरासत है, इस तरह की अवैध व्यापार से उसमें कमी आती है, गिरावट आती है। कुछ 2019 में इंटरपोल की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1970 में ये कन्वेंशन आ गया था, उसके बावजूद भी पिछले कई सारे वर्षों में जब देखा गया है तो सांस्कृतिक वस्तुओं से संबंधित अपराधों और अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत संविधान में भी अगर हम झांकते हैं तो हमें बहुत सारी बातें दिखाई पड़ती हैं, जैसे अनुच्छेद 246 जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का जिक्र है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोनों ही सरकारें मिलकर के नियम या जो रूल्स हैं वो तय करती है। तो संघ सूची की मत संख्या 67, राज्य सूची की मत संख्या 12 और संवर्ती सूची की मत संख्या 40 देश के अंतर्गत मौजूद जो विरासत स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल और अवशेष हैं, उसके बारे में घोषणा करती है, उनको राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत शामिल किए जाने की बात करती है। मतलब कुछ ऐसे होंगे तो जो सूची 67 के अंतर्गत लिखा गया है कि संसद इससे जुड़े हुए नियम बनाएगी, उसके बाद जो रह जाएंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य उससे जुड़े हुए नियम बनाएंगे, उसके बाद संवर्ती सूची में भी जो बाकी के अवशेष रहेंगे उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो आजादी के समय हम देखते हैं पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 पारित किया गया था, ताकि देश से किसी भी तरह के अवैध निर्यात को रोका जा सके और पुरावशेषों को बिना लाइसेंस के निर्यात न किया जा सके। तो लाइसेंस की व्यवस्था इसमें की गई थी। 1958 में फिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम लाया गया। फिर उसके बाद ASI का हम गठन देखते हैं। इसी तरह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम AATA 1972 का आता है, जब ये बात पता चलती है कि जो अवैध व्यापार है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और भारत से कलाकृति और पुरावशेषों की चोरी करके उनको फिर विदेशों में मोटे दामों पर बेचा जा रहा है। इस तरह से कश्मीर में भी कई सारे ऐसे अवशेष मौजूद थे जिनको मंदिरों से निकाल लिया गया और मंदिर तोड़े जाने के बाद फिर उनको कहीं बाहर भेज दिया गया। उसी तरह के कुछ अवशेषों की जानकारी अब हमें मिल रही है। तो यह अधिनियम 1 अप्रैल 1976 से लागू हुआ था। शुरुआत में हमने इसी अधिनियम का जिक्र किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार या इसके द्वारा अधिकृत कोई भी प्राधिकरण या एजेंसी के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए पुरा अवशेषों को या कलात्मक खजाने का निर्यात करना वैध नहीं है, अगर वो ऐसा कार्य बिना लाइसेंस के करते हैं। तो लाइसेंस के नियम और शर्तों के तहत ऐसा किया जा सकता है, और लाइसेंस कौन देता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा जो नियम है वो तय किए जाते हैं।
एक सवाल ये भी हमने शुरुआत में किया था कि इसका स्वामित्व कैसे सिद्ध होगा कि किसी देश की वह संपत्ति थी या फिर विदेश में जो रखी है आज के समय उस देश का दावा सही है। तो यूनेस्को 1970 का जो डिक्लेरेशन है वो इसके बारे में जानकारी देता है। वे कहते हैं कि अनुरोधकर्ता पक्ष यानी जिस देश की वह कलाकृति है वो उसकी डिमांड कर रहा है तो वह वसूली और वापसी के लिए अपने दावे को स्थापित करेगा और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और जो भी साक्ष्य होंगे वो अपने खर्चे पर उनको उपलब्ध करवाएगा। इसमें साक्ष्य के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होगी उस देश के अंतर्गत अगर हम भारत की बात करें तो पुलिस स्टेशन में उस पुरावशेष के चोरी किए जाने से संबंधित एक एफआईआर की कॉपी। तो अगर एफआईआर है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक साक्ष्य रूप में इस्तेमाल होगा कि वाकई में उससे संबंधित जो कलाकृति थी फला समय में उस स्थान से चोरी हुई थी। लेकिन भारत में समस्या ये है कि पुरावशेषों से जुड़े हुए कई मामलों में जो एफआईआर है वो दर्ज ही नहीं कराई जाती। इसके अलावा भी विकल्प हैं अन्य प्रमाणों के रूप में। कोई विद्वान ने मान लीजिए अपने शोध पत्रों में अगर उसका वर्णन किया है तो उसका भी विवरण माना जा सकता है कि हाँ उस समय काल में ऐसी वस्तु उस जगह पर उपलब्ध रही थी। इसके अलावा अगर ये बात हो कि नकली पुरावशेषों की जांच कैसे की जाएगी तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असली पुरावशेष कौन कौन से हैं। तो अब तक जो भी भारत में मौजूद थे, जब 1972 का अधिनियम 1976 में हमने देखा अप्रैल में लागू हुआ था, उसके बाद 5 जून तक की उसमें एक अवधि दी गई थी कि जिन भी लोगों के पास इस तरह की जो प्राचीन चीजें हैं उनका अगर स्वामित्व तो मौजूद है, उनके पास संरक्षण में रखी हुई है तो उसकी जानकारी दे दें ताकि ये पता चल सके कि अब वह वस्तु उनके पास अवैध रूप से नहीं आई है। तो इसी तरीके से पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 वाला है, उसकी धारा 4(3) कहती है कि जो भी अवशेष हैं वो पंजीकरण अधिकारी के समक्ष पंजीकृत होने चाहिए और उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि आज भी हम कई सारे ऐसे राजघराने देखते हैं जिनके पास जो प्राचीन अवशेष हैं पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद रहे हैं, तो कल को कोई ये स्थिति ना बने कि उनके पास जो भी पुरावशेष या कलाकृतियां हैं वो कहाँ से आई हैं, इसलिए उसका एक प्रमाण पत्र उनको दे दिया जाता है। मार्च 2007 में एक स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था ताकि जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनकी जांच की जा सके। तो ये पता चला कि लगभग 16.70 लाख पुरावशेषों में से 3.52 लाख पुरावशेषों को पंजीकृत किया गया था। फिर भी संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने कहा था कि ये संख्या बहुत कम है, लगभग 58 लाख इस तरह की कलाकृतियां हो सकती हैं जो पंजीकृत नहीं है, हमारे पास बहुत ही कम पंजीकरण मौजूद हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या भारत विदेशों से उन वस्तुओं को वापस ला सकता है। बड़ा सवाल है कि कैसे ला सकता है। तो इस पर भी कुछ बातें हैं जो समझनी है। कुछ ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो भारतीय स्वतंत्रता के पहले भारत से वापस गई हों। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आज़ादी के बाद से और इस कानून के लागू होने तक, यानी 1976 में जब ये कानून लागू हुआ उसके बीच का जो समय है उस दौर में वह बाहर गई हो भारत से, और अगला हो सकता है उस कानून के लागू हो जाने के बाद से बाहर गई हो। तो अगर पहली दो स्थितियां आती हैं, पहली दो श्रेणियां होती हैं, तो जो अनुरोध है वो मान लीजिए अगर भारत करता है तो भारत के दूसरे देश के साथ जो संबंध है वो कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से डिसाइड करेगा कि वह चीज़ हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। या फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके बारे में जिक्र कर सकता है कि ये चीज़ हमारी है। जैसे हम कोहिनूर हीरे को लेकर के बात कर सकते हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है, वो कई हाथों से होते हुए फिर आज जाकर के ब्रिटेन में रखा हुआ है। तो उसको लेकर के कई सारे लोग मांग करते हैं कि भारत को उसे विदेश से वापस लाना चाहिए या ब्रिटेन से वापस लेना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी शर्त है कि ब्रिटेन उसको देगा या नहीं देगा, केवल उनसे अनुरोध किया जा सकता है। एक और उदाहरण महाराष्ट्र सरकार का है जो लंदन से छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में सरकार ने जानकारी दी थी। ये वो तलवार है जिसे 1875-76 के आसपास शिवाजी चतुर्थ ने, जो एडवर्ड थे, प्रिंस एडवर्ड, प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय थे, बाद में किंग एडवर्ड सप्तम कहलाए, इनको दी थी। तो इसको वापस लाने के प्रयास है। इसके अलावा जो दूसरी और तीसरी श्रेणी को एक अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इसके मुताबिक स्वामित्व तो अगर प्रमाण है उसके साथ द्विपक्षीय रूप से मुद्दे को उठा करके यूनेस्को सम्मेलन की सहायता से आसानी से फिर वस्तुओं को वापस लाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये पता चली कि ऐसी वस्तुएं जो आज़ादी से पहले भारत से बाहर गई थी उनको वापस लाना इतना आसान नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे शिवाजी की तलवार थी, कोहिनूर हीरा, और भी कलाकृतियाँ, इसके अलावा टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई चीज़ें, महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो बाद में पता चलता है कि वो विदेशों में मौजूद हैं। जब भी कभी ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, ऐसी कोई रिसर्च की जाती है, जांच की जाती है, तब हमको पता चलता है।
तो विरासत अपने आप में किसी भी देश की महत्वपूर्ण हो, यहाँ पर केवल भारत तो केवल एक रेफरेंस है क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। पूरे विश्व में जहां जहां पर कॉलोनियल एरा रहा है या हम कहें कि उपनिवेशवाद रहा है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, भारत है, यहाँ हम दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में देखते हैं, तो इन क्षेत्रों से बहुत सारी कलाकृतियां यहाँ से बाहर गई हैं। तो उन सभी को वापस लाना या अच्छा कदम ये भी होगा कि वैश्विक स्तर पर जो देश हैं वो अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए खुद से उन चीजों को उस देश को लौटा दे। ऐसे कई उदाहरण भी है हमारे साथ, जैसे जर्मनी ने कुछ दिनों पहले भारत को एक कलाकृति लौटाई थी जो भारत से संबंधित थी। तो ऐसे उदाहरणों को पेश करके हम भविष्य में उन चीजों को साझा कर सकते हैं जो किसी देश की समृद्ध विरासत का हिस्सा रही है और उस देश के साथ संबंध को बेहतर भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं वो अपनी विरासत को याद रख सकें। सवाल क्या कहता है आज का? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 246 के तहत मौजूद संघ सूची की मद संख्या 67 में राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों की घोषणा का उल्लेख है। दूसरा, पुराविशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 पुराविशेषों के व्यापार को नियंत्रित करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक इस प्रोग्राम की पीडीएफ भी अब आपको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप लोग जाकर के अपने रिवीजन को ठीक से कर सकें और परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।